अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, एक आर्टिकल कह रहा है आपके सामने कि ये राइज हुआ है, बढ़ा है मार्जिनली टू 4.8%, और सेम दूसरे न्यूज़पेपर का आर्टिकल कह रहा है कि ये 4.8% आया है, ये सेकंड लोएस्ट है FY26 का। सो कौन सा आर्टिकल सही है? सेम डेटा दो अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग क्यों प्रेजेंट कर रहा है? सो इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप इस चैनल को फॉलो करो और देखो हर रोज़ बिजनेस न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 बिजनेस न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके बेस्ट आर्टिकल्स पिक करता हूँ आपके लिए, एंड मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, उसे एनालाइज करता हूँ आपके सामने कि कैसे आपको खुद पढ़ना है, ना कि आपको मेरे से न्यूज़ लेना है, एंड आप खुद कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है। वैसे एक ओवरव्यू लूंगा मैं आज क्या क्या आर्टिकल्स डिस्कस होने वाले हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, यहाँ पे जो दो अलग आर्टिकल्स अलग अलग बातें बता रहे हैं। इसके अलावा डेटानॉमिक्स, कुछ डेटा आया इंडियन आर्मी की कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और वो कहीं ना कहीं 18.5% पे फंसा हुआ है कई सालों से। तो क्या ऐसी नीड है कि हम लोग इंडियन आर्मी का बजट नहीं बढ़ा पा रहे हैं? इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूएस और ग्रीनलैंड, अभी यहाँ पे ग्रीनलैंड में यूरोपियन ट्रूप्स अराइव हो रहे हैं, तो क्या कुछ फ्रिक्शन दिख सकता है हमें यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में? ये हमें देखना होगा। इसके अलावा गैस सेक्टर, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है या कोई जानना चाहता है कि इंडिया के गैस सेक्टर में क्या चल रहा है, उसके लिए यहाँ पे एक बढ़िया एक छोटा सा आर्टिकल है जहाँ पे उसके फ्यूचर की बात हो रही है। इसके अलावा एक एडिटोरियल है एक्सपोर्टिंग प्रॉब्लम्स के। चाइना ने रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस इंश्योर किया है, मतलब रिकॉर्ड, मतलब पिछले दिसंबर में उनका 1 ट्रिलियन से ऊपर का अगर आप देखोगे तो उन्होंने डेटा रिलीज किया था एक्सपोर्ट का, और इस बार वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इतना एक्सपोर्ट कर कैसे रहेंगे जब यूएस ने इन पे सैंक्शंस लगा दिया है? दैट इज येट टू बी फिगर्ड आउट। इसके बाद बात करेंगे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की, क्योंकि इंडिया में यूएस ने टैरिफ लगा दिए इतने सारे, फिर भी हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 1.8% कैसे बढ़ गया दिसंबर में? ये डेटा देखना होगा कि कौन सा कहां पर ग्रोथ आ रही है। और फिर एक ओपिनियन आर्टिकल है जो है मिस्टर अमिताभ कांत द्वारा, जो सीईओ रह चुके हैं नीति आयोग के, एंड इन्होंने बात की है नेक्स्ट 5 रिफॉर्म्स की जो इंडिया को जिसकी जरूरत है, और वो क्या है एक बार हम लोग ये भी देखेंगे। सो दिस इज द ओवरव्यू आज के सारे आर्टिकल्स का जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल पे, और ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। तो कौन से आर्टिकल पे बिलीव करें, मैं दोनों पढ़ के बताऊंगा। इंडिया का जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो करंटली देखेंगे तो मार्जिनली ऊपर गया है, 4.8% हो गया है इन दिसंबर फ्रॉम 4.7% इन नवंबर। तो नवंबर में 4.7% था, दिसंबर में 4.8% है। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है, ठीक है। ये डेटा कहां से आया है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से। तो डेटा में कुछ गलत तो नहीं हो सकता। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, ये हाईएस्ट लेवल पर है सो फार इन FY26 एट 56.1% एंड 53.4%। इनका कहना है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये हाईएस्ट लेवल पर है FY26 में इस टाइम पे, और डाइवर्जेंस भी दिख रहा है रूरल और अर्बन मार्केट्स में। मतलब कि रूरल मार्केट्स जो गांव देहात के एरियाज हैं वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अनचेंज्ड है, 3.9% है। जॉबलेसनेस अगर आप देखेंगे रूरल अर्बन एरियाज में ये बढ़ा है, ये 6.7% हो गया है फ्रॉम 6.5%। तो कहीं ना कहीं मेल्स अगर देखेंगे आप, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ये लो रहा है और स्टेबल रहा है 4.1% पे, लेकिन जो अर्बन मेल अनएम्प्लॉयमेंट है ये बढ़ा है फ्रॉम 5.6% टू 5.9%, और ऑल मेल अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो 4.7% हो चुका है फ्रॉम 4.6%। जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट है ये मार्जिनल अपटिक नजर आ रहा है यहाँ पे टू 4.9% इन दिसंबर फ्रॉम 4.8% इन नवंबर। अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे ये स्लाइटली ईज हुआ है टू 9.1% फ्रॉम 9.3%। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रिमेनिंग जेंडर सेक्टर है यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ा है, ऑल्दो ये बिलो लेवल्स हैं ऑब्जर्व ड्यूरिंग मिड ईयर मंथ्स, या फिर इससे पहले अगर आप देखेंगे पिछले साल के डेटा से भी। तो ये इस आर्टिकल का कहना है। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट कर चुका है 4.8% और ये सेकंड लोएस्ट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंच अप हुआ है 4.8% इन दिसंबर, एंड स्टिल ये सेकंड लोएस्ट है 9 मंथ्स में। देखो अब जाके इन्होंने ये क्लियर किया है, और एज लेबर फोर्स और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हाईएस्ट लेवल्स पर है सो फार। सेम चीज बोली है यहाँ पे भी, डेटा सेम जगह से आया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये रहा 4.7% का डेटा जो नवंबर में आया था। ये रहा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंटली वीकली स्टेटस पे अगर आप देखेंगे तो जो अर्बन है यहाँ पे डिफरेंट है। अर्बन में 6.5% था, 6.7 हो गया है। रूरल में स्टेबल है, सेम है, अनचेंज है 3.9%, सेम बात बोली जा रही है, लेकिन हेडलाइंस दोनों अलग पेश कर रहे हैं। सो इससे पता चलता है कि कौन से आर्टिकल्स किस साइड किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या हेडलाइंस को। तो कई लोग सिर्फ हेडलाइन से ही गो थ्रू करते हैं, पूरा आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं। सो दिस इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कंपेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा जहाँ पे दो आर्टिकल्स बिल्कुल ऑपोजिट व्यू दिखा रहे हैं सेम डेटा को लेकर के, बिल्कुल ऑपोजिट। एंड वो कोई डेटा ऐसा नहीं है जिसपे आप
ओपिनियन डालो, वो डेटा ऐसा है जो एकदम फैक्चुअल है, फिर भी कितनी अलग तरीके से फैक्ट को ट्विस्ट करके भी दिखाया जाता है कई बार। तो ये रहा हमारा ओवरऑल डेटा अनएम्प्लॉयमेंट का, जो पहले से बेटर हुआ है इस साल में। इस टाइम पे जो डेटा है ये सबसे बेस्ट है। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल का, और यह है डिफेंस, इंडियन आर्मी के डिफेंस एक्सपेंडिचर के बारे में। अब इंडियन आर्मी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 18.45% पे ही स्टक है। अब इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया 78 फाउंडेशन डे 15 जनवरी को, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्कशन शुरू हुई कि कैसे, अगर आप देखोगे तो आर्मी, हमारी जो दो दूसरी फोर्सेस हैं, नेवी और एयरफोर्स, इनसे पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है केपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। केपेक्स मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल आप लगा रहे हो, तो आर्मी में कहीं ना कहीं हम कैपिटल पहले से ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है। कैपिटल लगाने का मतलब आप खर्च कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, मॉडर्नाइज कर रहे हो, नए इक्विपमेंट्स बाय कर रहे हो। तो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो आर्मी को अप्रूवल मिला था फॉर अ नंबर ऑफ एक्विजिशन, और स्टिल अगर आप देखोगे तो ये शॉर्टफॉल था ऑफ केपेक्स इन द आर्मी। अगर कंपैरिजन बताएं सर्विस वाइज शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इन परसेंटेज, तो ये डार्क ब्लू आपको दिख रहा है आर्मी का, नेवी ब्लू ये रहा बीच में, और फिर एयर फोर्स अगर आपको देखना है तो वो है ये। और कहीं ना कहीं आप देखो तो 16 से लेकर 24 तक आर्मी का शेयर लगातार घट रहा है। ये देखिए 28, 30, 26, 18, और एयरफोर्स और नेवी का शेयर आप देखिए किस तरीके से बढ़ा है स्पेसिफिकली। तो मैं कहूँगा देखो एयरफोर्स पे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, 40 के आसपास ही है, लेकिन नेवी का शेयर यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया, और आर्मी का तो बिल्कुल ही घट गया, और अदर्स में इंक्रीज आया है 9, 8, 11 और 9। तो यहाँ पे आर्मी सबसे बड़ा पाई, अगर आप देखोगे डिफेंस सैलरीज के लिए, आर्मी में जितना पैसा जा रहा है ना गवर्नमेंट का, आधे से ज़्यादा पेंशन और डिफेंस में सैलरी में चला जाता है। तो लायंस शेयर ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग हमारा जो है वो सैलरी का है, 3/4 ओवरऑल, मतलब कि 77, 1 रुपया अगर मैं खर्च करता हूं या 100 रुपये आर्मी पे लगाता हूं तो 77 रुपीज चले जाता है किस पे? सैलरी पे। FY14 में अगर आप देखोगे तो 79% था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आर्मी कंटिन्यूज टू शोल्डर द बल्क ऑफ डिफेंस पेंशन एक्सपेंडिचर भी। अगर आप शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेंशंस भी देखोगे बाय फोर्स, तो आर्मी का सबसे बड़ा शेयर यहाँ पे पेंशन में जाता है। सो दीज आर द डेटा जहाँ पे हमें देखना होगा कि हम अगर पैसा लगा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सिर्फ सैलरी पे हो। वी हैव टू मॉडर्नाइज दीज इक्विपमेंट्स लाने होंगे, हमें इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को कॉन्ट्रैक्ट्स देने होंगे, और अच्छे से हमें देखना होगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं ऐसा, ताकि हम पीछे ना रह जाए बाकी लोगों से। और बाकी लोगों का डेटा ये रहा, आप ये देखो। अगर मैं स्पेंडिंग की भी बात करूँ ना डिफेंस में, तो इंडिया अभी भी लैग करता है, क्योंकि आप इंडिया कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है। हमारे दोनों साइड बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दूसरी सबसे बड़ी डिफेंस स्पेंडर है। लेफ्ट साइड में हमारे पास पाकिस्तान है, जिनके साथ बहुत लंबी डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, और इनकी आर्मी के पास ही इनकी कंट्री है। तो ये आप देख सकते हो, और दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर्स है। तो जो स्पेंडिंग इंडिया कर रहा है ना यहाँ पे, इट इज नथिंग जितनी की हमें जरूरत है। एंड अगर आप देखो तो ये खुद चेक कर सकते हो, यूएस 2024 में इन्होंने ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन खर्च किया है। $1 ट्रिलियन, ठीक है, ये ट्रिलियन समझो आप, 997 बिलियन। चाइना ने, देखिए चाइना डिस्क्लोज नहीं करता हमारा डेटा, ये एस्टिमेटेड है कि 300 के आसपास, 300 बिलियन के आसपास खर्च किया है। और रशिया क्योंकि यूक्रेन के साथ वॉर पे है, तो इसने $149 बिलियन के आसपास खर्च किया है। अब जर्मनी और इंडिया की बात करते हैं। मैं सिर्फ बजट इंक्रीज की बात करूंगा। यूएस ने बोला है कि वो इस बार 50% बढ़ा रहा है अपना बजट डिफेंस का, 50% इंक्रीज आने वाला है। रशिया ऑलरेडी अपने बजट को 100% बढ़ा चुका है, क्योंकि ये भी डिस्क्लोज नहीं करता था, बट इसका बजट रहता था 70 से 80 बिलियन डॉलर्स, जो डबल हो चुका है, 140 से 50, तो ये 100% बढ़ा चुका है। ठीक है, जर्मनी अपना बजट आप देखो कितना बढ़ा चुका है। नेटो कंट्रीज ने इस साल रिकॉर्ड लेवल पे अपना बजट बनाया। जर्मनी का बजट ऐसे चल रहा होता था, ऐसे, और अब वो ऐसे हो गया है, इतना इंक्रीज आया है यहाँ पे। अब स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी यूएस 3.4% खर्च कर रहा है अपने जीडीपी का, 2015 में 3.5% कर रहा था। इसके अलावा चाइना 1.8 कर रहा था, 1.7 कर रहा है, और रशिया 4.9 कर रहा था, 7.1 कर रहा है। लेकिन ये 3.4 अब नहीं है, क्योंकि अब इनका बजट जो है वो 50% से इंक्रीज हो गया। तो ये लेटेस्ट डेटा नहीं है जो अपडेटेड है। और इंडिया 2.5 खर्च कर रहा था, अभी भी 2.3 खर्च कर रहा है। तो ये 50% बढ़ा चुके हैं। ये अपना बजट करीब 50%, 50 to 100% जर्मनी बढ़ा चुका है। रशिया अपना बजट 100% बढ़ा चुका है। सो इंडिया इज स्टिल, मतलब मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। इंडिया अभी भी बहुत लैग करता है, क्योंकि 2.3% स्पेंडिंग ऑन जीडीपी ऑन डिफेंस इज नथिंग इस टाइम पे, कुछ भी नहीं है। और हमें तेज़ी से यहाँ पे थोड़ा इंक्रीमेंट लाना चाहिए। अब बात करूँगा अगले आर्टिकल की, और ये है यूएस और ग्रीनलैंड। ये स्टिल इन फोकस है, और ग्रीनलैंड में हमें यूरोपियन ट्रूप्स नजर आ रहे हैं। यस,
अगर आप देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं ये अपने स्मॉल नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सनल ग्रीनलैंड भेज रहे हैं और ये प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एक्सरसाइज टू ट्राई टू अश्योर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ इट्स सिक्योरिटी एज ही पुशेस टू एक्वायर द आइलैंड। तो यहाँ पे उल्टा है, ये यूएस से लड़ने की बात नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स देखिए, इनमें से कोई भी कंट्री ना ऑटोनोमस कंट्री नहीं है। सबसे पहले तो ऑटोनोमस कंट्री वो हो ही नहीं सकती जहां पर एक फॉरेन कंट्री का यूएस जैसी कंट्री का स्पेसिफिकली मिलिट्री बेस हो और मिलिट्री और एयरफोर्स का बेस हो जहां पे वो कंट्रीज खुद अपनी कंट्री में उस जगह को एक्सेस नहीं कर सकती हैं। आप ये सोचिए, आपके घर में अगर एक ऐसा रूम है जो आप खुद नहीं एक्सेस कर सकते हो, एक बाहर वाले इंसान का है, तो आप अपने घर को पूरा अपना नहीं बोल सकते हो। वैसे ही ये कंट्रीज जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बेसिकली इनके पास अगर आप देखोगे तो हर एक कंट्री में एक मिलिट्री बेस है, एयरफोर्स का बेस है यूएस का। और कभी भी इन कंट्री को आप ऑटोनोमस बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो कभी भी अपने आप को अपनी मर्जी से डिफेंड नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से किसी पर अटैक भी नहीं कर सकती हैं, चाहे वो प्रीएम्प्टिव हो। द रीजन बीइंग कि उनकी कंट्री में खुद ऐसे एरियाज हैं जो उनके लिए ही एक्सेसिबल नहीं है, उनको ही परमिशन लेनी पड़ती है अपनी कंट्री में खुद उस जगह को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर ये कंट्रीज करके आ रही है, वहां पर जाके मिलिट्री एक्सरसाइज करके दिखा रही है कि देखो देखो हम ग्रीनलैंड को आराम से डिफेंड कर लेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको इसे एक्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से काम चल रहा है। जो मीटिंग है ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, डेनमार्क, ग्रीनलैंड ऑन वेडनेसडे, यहाँ पे अवॉइड किया इन्होंने द टाइप ऑफ पब्लिक ह्यूमिलिएशन मेटेड आउट टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की। तो अमेरिकन एम्बिशन जो है टू टेक ओवर ग्रीनलैंड ये इंटैक्ट है इस टाइम पे, इनका कहना है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स सीरियस एंड देयरफॉर वी कंटिन्यू आवर एफर्ट्स टू प्रिवेंट दिस सिनेरियो बिकमिंग अ रियलिटी। तो ट्रंप ने कहा है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड और मिनरल रिच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइलैंड, ये वाइटल है यूएस की सिक्योरिटी के लिए एंड यूएस शुड ओन इट टू प्रिवेंट रशिया और चाइना ऑक्यूपाइंग इट। इनका कहना है कि जितने भी ऑप्शंस हैं दे आर ऑन द टेबल फॉर सिक्योरिंग दी टेरिटरी विच इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। ये ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क का। एंड इनका ये भी कहना है कि डेनमार्क जो है ये प्रिपेयर नहीं कर पाएगा अपने आप को अगेंस्ट रशियन और चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द आर्कटिक रीजन। तो ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क का कहना है कि आइलैंड जो है इट इज नॉट फॉर सेल। And जो threats हैं of force, they are reckless and the security concerns should be resolved among the allies, क्योंकि हम दोस्त हैं, हम allies हैं, तो हमें among allies हमें मिलकर बातचीत करनी चाहिए इसके बारे में। Prominent EU countries जो है इन्होंने बैक किया है डेनमार्क को, EU यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज बैक कर रही हैं और वॉर्न किया है यूएस मिलिट्री सीजर जो है ग्रीनलैंड का, ये कहीं ना कहीं इससे नेटो का एंड हो जाएगा, ये कंट्रीज नेटो से निकल जाएंगी। जो स्केल्ड है ऑफ प्लान यूरोपियन मिलिट्री बिल्डअप, ये भी अगर आप देखोगे तो ये पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन इनिशियल डिप्लॉयमेंट्स नजर आ रही हैं। छोटी छोटी जर्मन आर्म फोर्सेज हैं, ये डिप्लॉय कर रहे थे एक रिकॉनेसेंस टीम ऑफ 13 लोगों की टीम भेजी इन्होंने रिकॉनेसेंस की। आप ये सोचिए। एंड अगर आप देखोगे तो फ्रांस ने 15 माउंटेन स्पेशलिस्ट भेजे हैं, एक ब्रिटिश ऑफिसर भी ज्वाइन कर रहा है इस रिकॉनेसेंस ग्रुप को। तो ये कुछ 25-30 लोग गए हैं ग्रीनलैंड को डिफेंड करने। तो मतलब इट इज़ जस्ट अ जोक। आप देखो ये कंट्रीज बिल्कुल डिफेंस के मामले में एकदम जोक रह गई हैं, क्योंकि इनके पास इक्विपमेंट्स है भी ना, ये बिना मर्जी के यूज़ नहीं कर पाएंगी। किसके? डोनाल्ड ट्रंप के, यूएस के। तो यही होता है जब आप पूरी तरीके से अपनी कंट्री किसी और के हाथ में दे देते हो। अगले आर्टिकल की बात करूंगा और ये है अनसर्टेनिटीज क्लाउड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गैस सेक्टर। तो जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है ये सफर कर रहा है फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टर्मोइल। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस दे आर लो, रुपी यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेनिफिट्स जो है हमारे वो रिफाइनड मार्जिन के ये नॉर्मलाइज हो गए हैं, क्योंकि ग्लोबल कैपेसिटी अब ऑन स्ट्रीम आ चुकी है। तो हेनरी हब गैस प्राइसेस, हमारे यहाँ नेचुरल गैस के जो प्राइसेस होते हैं वो लिंक्ड होते हैं हेनरी हब से। और हेनरी हब कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक एक्सचेंज है जिसका नाम हेनरी हब है, और वहाँ से क्या होता है, जो गैस का दाम चल रहा होता है इंडिया में उसी दाम पे गैस बिकता है। ठीक है, अब ये शार्पली 50% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर। यस, वहाँ पर हेनरी हब में 50% ऊपर है, और ये रिसेंटली मॉडरेट हुआ है टू $3.2 बैरल आफ्टर राइजिंग टू $4.5 पर बैरल इन नवंबर दिसंबर। तो अच्छा सप्लाई हुआ, और हीटिंग डिमांड भी यूएस में ज़्यादा नहीं थी सर्दियों में, क्योंकि हीटिंग डिमांड ज़्यादा होती है तो गैस के दाम बड़े ऊपर चले जाते हैं। और अगर आप देखोगे तो बाय द एंड ऑफ सितंबर 2027 यूरोपियन कमीशन जो है ये पूरी तरीके से फेज आउट कर देगा ईयू के इंपोर्ट्स को ऑफ ऑल रशियन गैस एंड एलएनजी, जहां पे रशियन एलएनजी इंपोर्ट्स एंड हो जाएंगे बाय 2026। यस, जो वेनेजुएला स्टेशन है और पॉलिटिकल टर्मिनल है ईरान में, यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ सकती है, तो गैस के दाम बढ़ सकते हैं। एंड ये एक बड़ा रिस्क है। जो लो क्रूड ऑयल प्राइस है इसकी वजह से क्या होता है, ओएमसीज रिपोर्ट कर पाती है अच्छा मार्जिन। तो अगर क्रूड ऑयल के दाम कम चलते हैं तो जो कंपनी रिफाइन कर रही है, जैसे उसका अलग बेनिफिट होता है। जो मार्केटिंग कर रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कौन सी है, जैसे बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये अलग अलग कंपनीज हैं। तो यूजुअली इस आर्टिकल का ये कहना है कि जब क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाते हैं, इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बढ़िया पैसे कमा पाती हैं, मार्जिन रिपोर्ट करती हैं।
तो अगर कल को क्रूड ऑयल का दाम गिर रहा है तो हमारे इस आर्टिकल के हिसाब से फायदा किसका होगा? बीपीसीएल, एचपीसीएल और जितनी भी पेट्रोल पंप वाली कंपनीज है वो, ठीक है। अब यहाँ पे एलपीजी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अंडर रिकवरी रही है और ये डिक्लाइन हुई है, लेकिन शार्पली फ्रॉम 100 रुपी पर सिलेंडर टू 30 to 50 रुपी पर सिलेंडर Q3 में। अब यहाँ पे फियर्स हैं एडवर्स एक्साइज हाइक्स के, यहाँ पे टैक्स काफी बढ़ सकता है। इंडिया का जो ओवरऑल गैस डिमांड है ये 1.6% बढ़ा है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो एलएनजी डिमांड अफेक्टेड होती है बाय हाई स्पॉट एलएनजी प्राइसेस। इंडिया का जो टोटल गैस डिमांड है वो भी फ्लैट रहा है, ठीक है। तो एशियन स्पॉट एलएनजी ये भी मॉडरेट हुआ है रिसेंटली। तो हर जगह दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो क्योंकि नेचुरल गैस के दाम गिर रहे हैं तो एलएनजी के प्राइसेस भी आपको गिरते हुए नजर आएंगे। अब इन्होंने बात की एक कंपनी की जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी, ये भी बेनिफिट करने वाला है लोअर स्पॉट एलएनजी प्राइसेस से। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का टोटल गैस डिमांड इसका बढ़ रहा है लगातार, मंथ ऑन मंथ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5% का इंक्रीमेंट भी आया इनके डिमांड में। तो इनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है डिक्लाइनिंग इंटरनेशनल प्राइसेस से, ठीक है। ये इस आर्टिकल में बेसिकली कहा गया है। तो यहाँ पे मार्केटिंग कंपनीज की ज़्यादातर बात की गई है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, चाहे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, इनका भी यहाँ पे बेटर एडवांटेज इन्हें मिल सकता है। अब जो स्पॉट एलएनजी नॉर्मलाइजेशन है ये भी एक्सपेक्टेड है कि बूस्ट करेगा रीगेस वॉल्यूम ग्रोथ फॉर पेट्रोनेट एंड ड्राइव वॉल्यूम्स फॉर गेल्स गैस ट्रांसमिशन बिजनेस। तो यहाँ पे गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की गई, पेट्रोनेट की बात की गई, इन दोनों का भी आगे बेनिफिट एक्सपेक्टेड है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइजेस। तो ये है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ गैस सेक्टर जो डिपेंड करता है इस टाइम पे इंटरनेशनल प्राइजेस जो लिंक्ड है हेनरी हब से। अब अगले आर्टिकल की बात करूंगा एंड दैट इज एन एडिटोरियल आर्टिकल, एक्सपोर्टिंग प्रॉब्लम्स। चाइना का रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस यहाँ पे आ चुका है और इसके वजह से ग्लोबल टर्मियल आगे चलते रहने वाला है। इस एडिटोरियल आर्टिकल का ये कहना है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियंस जो है चाइना में उन्होंने अनाउंस किया है कि एक्सपोर्ट सुपर पावर का जो ट्रेड सरप्लस है वो $1.2 ट्रिलियन बढ़ चुका है 2025 में। और इतने सारे हेडविंड्स थे, यूएस ने इतने टैक्स टेरिफ्स लगाए इनके ऊपर, 250% तक बोल दिया था, तब भी हमें कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है। अब कुछ सेवरल हेडविंड्स हैं वहाँ पे, लेकिन वो क्या है? जैसे कि डोमेस्टिक वीकनेस। आप देखोगे तो चाइना में दो प्रॉब्लम्स बड़ी थी। एक तो जीडीपी ग्रोथ रेट पिकअप ही नहीं कर रहा था कोविड के बाद, दूसरा यहाँ पे डिफ्लेशन हो गया था। और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है डिफ्लेशन, क्योंकि कंट्रीज दशकों तक निकल नहीं पाती हैं इससे। तो इससे ग्लोबल ग्रोथ भी नीचे गया। एंड ऑफकोर्स जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस में वो क्लियरली टारगेट कर रहा है चाइनीज एक्सपोर्ट को। तो ज़्यादातर टाइम अगर आप देखोगे तो ये एज अ साइन ऑफ रेजिलियंस देखा जा रहा है ऑन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, लेकिन दीज आर नॉट दोज टाइम्स। इनफैक्ट ये इंडिकेटर है किसका? वीकनेस का। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल फैक्ट है, यूएस क्या चाहता है यहाँ पे? यूएस चाहता है यहाँ पे कि वो चाइना को वीक कर पाए, ठीक है, इनके एक्सपोर्ट्स को कम कर पाए, अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर पाए, डेफिसिट को कम कर पाए। लेकिन जिस हिसाब से चाइना का डेटा आ रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि एक अनविलिंगनेस है या इनेबिलिटी है टू रिस्ट्रक्चर द कंट्रीज इकोनॉमी इन अ मैनर जिससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिले, रेजिलेंस मिले या ग्रोथ मिले, बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड। चाइना का जो ग्रोथ मॉडल है ना, अब वो स्टीम लूज कर चुका है कुछ साल पहले ही, क्योंकि ये डिजाइंड है स्टेट डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट से। कंट्री जो है वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, एक्सपोर्ट्स होते हैं, ये फ्लड कर देते हैं दूसरे मार्केट्स को, और फाइनेंस करते हैं बाय फाइनेंशियल रिप्रेशन, इन विच जहां पे हाउस होल्ड और वर्कर्स जो है वो सेव करते हैं, जितना उन्हें सेव करना है उससे ज्यादा सेव कर लेते हैं, एंड दे आर फोर्स्ड बाय द स्टेट कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम कि ये एक्सेस जो है ये गवर्नमेंट को दे और गवर्नमेंट फिर उसे इन्वेस्ट करेगी, अग्रेसिवली इन्वेस्ट करेगी वहां की गवर्नमेंट। तो इस तरीके से वहां का मामला चलता है। अब ये इन्वेस्टमेंट हैवी और कंजम्पशन पुअर मॉडल जो है ना, यहाँ पे सरप्लस ऑफ सेविंग्स रहती हैं। तो यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स अगर आप देखोगे, ये ऑलमोस्ट गारंटी करता है जायंट ट्रेड सरप्लस। तो बीजिंग यहाँ पे क्या कर रहा है? बीजिंग के पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज रही है कि एड्रेस करे इसे, लेकिन यहाँ पे जेन्युइन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही होंगे उनके घर पे, और लोकल गवर्नमेंट्स और लार्ज स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है ये पावर लूज कर देंगी अगर इनके पास एक्सेस सेविंग्स नहीं होंगी। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के सब्जेक्ट जो हैं वो, और मतलब अगर हम देखोगे कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले क्या सोचती है कि वो पावर में रहेगी या नहीं, और उसकी पावर कहीं कम तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दे माइट इवन come to think of themselves as controllers of their own destiny rather than recipients of benefits of state run model। तो ऐसा कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को ना लगे कि वो खुद इंडिपेंडेंटली रन कर रही हैं अपने आप को, एंड दिस वुड हार्डली बी इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हु रन द सिस्टम। ऑफ कोर्स जो सिस्टम रन कर रहे हैं वो कभी ऐसा चाहेंगे नहीं। तो यहाँ पे इट हैज रिपीटेडली रिस्पॉन्डेड टू सक्सेसिव क्राइसिस थ्रू स्टिमुलस विदाउट रीबैलेंसिंग। पिछले साल उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के चेक राइट किए हैं, ठीक है, चाइना ने, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलस। पैसे बांटे इन्होंने, सब्सिडाइज कर रहे थे। अगर आप स्मार्ट वॉच खरीदोगे 500 रुपए का तो 200 रुपए आपको गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी। ऐसा इस तरीके से लोग पुश कर रहे थे। तो पुश कर रहे थे कैपिटल बैक इनटू द क्रीकिंग पाइपलाइंस दैट वंस शोड अप इट्स ग्रोथ।
एज ए कॉन्सिक्वेंस चाइना जो है ये स्टक है ऑन अ ट्रेडमिल, एक ट्रेडमिल पे ये दौड़ रहा है जहां पे फंसा हुआ है, और इसको दौड़ते रहना पड़ेगा एंड ग्रो करना पड़ेगा अपना एक्सपोर्ट्स इवन फास्टर अगर ये स्क्वीज आउट करना चाहता है स्मॉलर अमाउंट ऑफ ग्रोथ। तो अब छोटे से ग्रोथ के लिए भी इन्हें बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और जो कॉन्सिक्वेंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ दिस फेलियर टू रिफॉर्म द सिवियर, जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है वो फिर से आ चुकी है यूएस में और एल्सवेयर वेस्ट में भी। एंड यहाँ पे इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये डिस्टेबलाइज कर रहा है ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को, जिससे चाइना बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता था पहले, लेकिन अब अगर ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम डिस्टेबलाइज होता है तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए बहुत बैड न्यूज़ है। जो नेचुरल लैडर है डेवलपमेंट का, जहाँ पे कंट्रीज क्लाइम करती हैं अब द वैल्यू चेन और स्पेस लीव करती हैं फॉर दोज पुअरर देन देम टू टेक ओवर द लो एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये ब्रेक हो चुका है। चाइना अभी भी डोमिनेट करता है अक्रॉस एंटायर गैमुट ऑफ फैक्ट्री आउटपुट, छोटी से छोटी चीज़ बनाने का काम यही करता है, और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत जो पुअर कॉम्पिटिटर्स है उनके लिए छोड़ने का सोचते भी नहीं है, मतलब 1% भी नहीं, जिस हिसाब से चाइना चलता है। एंड लेट टू इटसेल्फ, अगर खुद पे छोड़ दिया जाए तो जो चाइना का कैपिटल है वो कंट्री से बाहर चला जाएगा और अपने लिए खुद ही कंप्यूटर्स बना देगा, तो वो ये चाहते नहीं है एंड रेगुलेशन से परमिट नहीं करते, तो इसीलिए जो इनका ओन डोमेस्टिक डिमांड है वो सबड्यूड है इस टाइम पे, एंड कंज्यूमर्स जो है दे आर नॉट अलाउड टू स्पेंड व्हाट दे अर्न ऑन ग्लोबल गुड्स, जो नेचुरल फॉर्म ऑफ रीबैलेंसिंग है, एंड ये फॉर एवर कंटिन्यू नहीं कर सकता, एंड इट इज़ इन द नेचर ऑफ इम्बैलेंसेस टू लीड टू क्राइसिस। तो यहाँ पे एक पेंडिंग क्राइसिस है जो चाइना फेस कर सकता है अपनी पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि इसके एक्सपोर्ट्स $1 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन नहीं होने वाले, और अगला $1 ट्रिलियन भी ऐड करेंगे तो इनकी इकोनॉमी में कोई ज़्यादा ग्रोथ ऐड नहीं होने वाला अब। तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इन्हें करना होगा, पूरी दुनिया का सब कुछ इन्हें बनाना होगा, सारी इंडस्ट्रीज खत्म करनी होगी, तब जाके चाइनीज अपने ग्रोथ को फ्यूल कर सकते हैं। आप ये सोचिए, इसका बॉटम लाइन इस आर्टिकल का ये है, जो कि फीजिबल नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी टैरिफ वॉर ला रहे हैं, ट्रेड में इंस्टेबिलिटी लेकर के आ गए हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये मैकेनिज्म चाइना टैक्टिकल मैकेनिज्म ढूंढ रहा है ना, शॉर्टकट ढूंढ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इससे ये बचता नहीं रह पाएगा। तो वी हैव टू सी कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या चूज करती है यहाँ पे चाइना की। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और ये है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की, जो 1.8% बढ़े हैं दिसंबर में। तो एक तो हो गया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और एक हो गया सर्विस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो सर्विस एक्सपोर्ट पर तो फर्क पड़ता नहीं क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया नहीं है, लेकिन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पे यूएस ने टैरिफ लगा दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद 1.8% की ग्रोथ हमें कैसे देखने को मिल रही है, आइए जानते हैं। इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है 1.8% ईयर ऑन ईयर टू $38.51 बिलियन दिसंबर में। ऑल द ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज थी, तो एक्सपेक्टेशन तो थी कि बहुत खराब आ सकता है, लेकिन इनबाउंड शिपमेंट्स अगर आप देखोगे तो ये बढ़े हैं 8.8% टू $63.5 बिलियन, एंड जो ट्रेड डिफिसिट है वो वाइडन हुआ है टू $25 बिलियन कंपेयर्ड विद $20.63 बिलियन दिसंबर 2024 में। तो इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। इंडिया की प्रॉब्लम रही है स्टार्टिंग से, जो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जो एक्सपोर्ट्स है टू यूएस, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1.8% टू $6.89 बिलियन इन दिसंबर। हाउएवर क्यूमुलेटिव बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आउटबाउंड शिपमेंट्स टू यूएस ये $65.87 बिलियन है ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर। 9.7% ग्रोथ आई है सेम पीरियड में लास्ट ईयर से यूएस में जो हमने शिपमेंट्स किया है। अब क्यों आ रही है ये, कैसे टैरिफ नहीं लग रहा क्या, अब ये जानते हैं। अब जो एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगा है ना 50% का, ठीक है, जिससे हमारे 55% एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होते हैं। मतलब 100 चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं तो 55 चीज़ें इंपैक्ट होती हैं, ये जो 50% का टैरिफ लगा था उससे। बहुत बड़ा एक रीज़न ये है कि हमारा यूएस को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स, जो एप्पल के डिवाइसेस जा रहे हैं, फोन आईपैड जा रहे हैं यहाँ से, एंड ये एडिशनल टैरिफ में कवर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए हम इसी वजह से पॉजिटिव टेरिटरी में, तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्मार्टफोन्स इंडिया से जा रहे हैं यूएस में, वो एग्जेम्प्ट हैं इस प्यूनिटिव टैरिफ से, इनका ये कहना है। लेकिन जो 50% टैरिफ है ये स्ट्रेस करेगा सेक्टर्स को, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब हुआ है इनके ऊपर। मैं बता दूं आपको, जो हाई टैरिफ्स हैं ये सप्लाई चेन्स पे काफ़ी स्ट्रेन डाल रहे हैं टू यूएस, एंड चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए इन आर एक्सपोर्ट सप्लाई चेन हमें क्या करना होगा, इन्हें और रेजिलेंट बनाना होगा। और सबसे बेस्ट वे क्या है, वो रिड्यूस करना होगा डिपेंडेंस ऑन वन पर्टिकुलर जियोग्राफी, जो कि इम्पॉसिबल लगता है। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़े परचेजर्स है। आप चाहते हो कि आप इसे डाइवर्सिफाई करो, तो आप कितना डाइवर्सिफाई करोगे, फिर भी ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा अगर आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो एक्सपोर्ट्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो टू यूएस वो सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे। अब सर्विस एक्सपोर्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 3.97% टू $35.5 बिलियन इन दिसंबर, क्योंकि हाई बेस था। हाई बेस का था, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा ऑलरेडी अगर 95% ला रहा है, तो अगर वो 96% लाता है, विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये, बट ओवरऑल परसेंटेज बेसिस पे कितने मार्क्स एक्स्ट्रा लाया, शायद 10% एक्स्ट्रा लाया, 9% एक्स्ट्रा लाया, दैट्स इट। एक बच्चा 40% ला रहा था
और अब वो 80% भी ला रहा है, तो 100% की ग्रोथ है, राइट? डबल कर लिया उससे अपने स्कोर को, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ। लेकिन इसका बेस 40% है, इसका बेस 95% है। तो क्योंकि सर्विस में बेस हाई बेस था, तो जो कॉन्ट्रैक्शन भी आया है, तो ये कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, चिंता की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर्विस इंपोर्ट्स भी डिक्लाइन हुए हमारे 2.3% टू 17.38 बिलियन, रिजल्टिंग इन अ सरप्लस ऑफ 18.12 बिलियन डॉलर। तो सर्विस में हम लोग सरप्लस में रहते हैं। इंडिया की सर्विस इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट करती है, वहां से हमारा डेफिसिट कम होता है, क्योंकि वहां से सरप्लस आता है, और मर्चेंडाइज में जो है हम लोग डेफिसिट में रहते हैं। जो डिफेंस के सर्विस से डेटा अगर आप देखोगे एस्टिमेटेड है, ये रिवाइज होगा बेस्ड ऑन आरबीआई सब्सिक्वेंट रिलीज। तो क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स इंडिया के, टोटल एक्सपोर्ट्स मतलब आप मान लो इंक्लूडिंग मर्चेंडाइज और सर्विस को अगर आप ऐड कर देते हो, तो ये बढ़े हैं 4.33% टू $634 बिलियन। एंड जो क्यूमुलेटिव इंपोर्ट्स हैं, ये बढ़े हैं 4.94%। ये देखो, एक्सपोर्ट से ज्यादा बढ़ा है क्या? इंपोर्ट, टू $730 बिलियन। तो ये डेफिसिट आ गया फिर से, 730 माइनस 634, ऑलमोस्ट $100 बिलियन, $100 बिलियन डेफिसिट जो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये डेफिसिट कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा रुपया भी जो है ये डिक्लाइन होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करना होगा कि हमारी करेंसी भी स्टेबल रहे, और ज़्यादा जितना ज़्यादा डेफिसिट बढ़ेगा, रुपया उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होगा, क्योंकि रुपये की डिमांड उतनी ज़्यादा कम होते जाएगी, क्योंकि डॉलर्स में पे कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राहुल अग्रवाल सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं आइक्रा में, जिनका कहना है कि मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट ये शार्पली बढ़ा है टू अ हायर देन एक्सपेक्टेड $25 बिलियन। डेफिसिट तो बढ़ गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सस्टेन डबल डिजिट ग्रोथ आया है नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स में। इवन जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो भी म्यूटेड रहा है एट 1.8%। अब अगले आर्टिकल की बात करूंगा, आखिरी आर्टिकल है, और ये है ओपिनियन आर्टिकल। और ये लिखा है अमिताभ कांत जी ने, जो सीईओ रहे हैं नीति आयोग के, और इन्होंने बात की है किस चीज़ की, कि नेक्स्ट 5 रिफॉर्म्स क्या रहेंगे जिसकी इंडिया को जरूरत है। जी हाँ, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर अगर आप देखोगे तो इंडिया 8% से ग्रो किया। इन्होंने डिफाई कर दिया है सारे एक्सपेक्टेशंस को, और वॉलेटिलिटी थी ग्लोबल ट्रेड में भी एंड टेरिफ्स में भी। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो नियरली 20% बढ़े इन नवंबर। तो रिफॉर्म्स जो आए हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, जो रिमूवल है सेवरल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का, तो यहाँ पे कमिटीज बनी है डीरेगुलेशन पे, रेगुलेशन को कम करने पे, रूल्स को कम करने पे, और क्रूशियल इंप्लीमेंटेशन हुआ, लेबर कोड भी आ गया इस बार। तो इतने सारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, इससे इंडिया का पोटेंशियल ग्रोथ रेट काफी बढ़ता है। ठीक है, अब करंट पार्लियामेंट जो है ये डिबेट कर रहा है इंपॉर्टेंट बिल्स, जैसे कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन में इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी पे, जहां पे मैं बोल रहा था हम लोग जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉर्स है, इसे हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और हम लोग वर्क करना चाहते हैं किस पे? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे। ये सारे आर्टिकल्स अगर आप डेली पढ़ोगे ना, आपको हर चीज अपडेटेड रहोगे, आप हर चीज से अपडेटेड रहोगे। तो क्लियर जो रिफॉर्म एजेंडा है ये रन आउट नहीं कर रहा है ऑफ दिस टीम, एंड वी मस्ट कीप दिस। हमें ये रखना चाहिए, रिफॉर्म मोमेंटम ऐसे ही चलते रहना चाहिए, इनका कहना है, क्योंकि 8% ग्रोथ रेट से हमें सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें डबल डिजिट जाना है। इतिहास का ये कहना है, इतिहास में आप देख सकते हो कि हैंडफुल ऑफ इकोनॉमीज जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर और चाइना, यही अचीव कर पाई हैं लॉन्ग और अनइंटरप्टेड ग्रोथ साइकिल्स। एंड इंडिया अगर आप देखोगे तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, डिजिटल बैकबोन है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी है हमारे पास कि हम इस लीप को अटेम्प्ट कर पाए और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए और कॉस्ट को कम कर पाए, हमारे मार्केट्स को और डीप लेकर के जाए और हमारे शहरों को हम और मजबूत बनाए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें चाहिए म्युनिसिपल रिफॉर्म्स। हम अपने सिटीज को पॉल्यूशन और ओवरफ्लो, जो वेस्ट ओवरफ्लो हो रहा है, इससे हम लोग चोक नहीं करने दे सकते। ठीक है, कहीं ना कहीं जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, जो इंडिया को नहीं सर्व कर रहे हैं, वो सर्व किसको कर रहे हैं? वो सर्व कर रहे हैं पूरी दुनिया को। ठीक है, दे आर इंटरनेशनल सिटीज। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि एक तो क्लीन एयर हो, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एफिशिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट और रिस्पॉन्सिव लोकल गवर्नेंस हो। तो बजट जो था अनाउंस हुआ था, उसने $1 ट्रिलियन का यहाँ पे फंड डिसाइड किया कि हम करेंगे। क्लाइमेट रिस्क भी एक सेंट्रल पार्ट है अर्बन प्लानिंग का। तो यहाँ पे हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी सोल्यूशन बनाना होगा अराउंड वाटर, वेस्ट, पॉल्यूशन, जो ना सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए हो लेकिन पब्लिक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा हो। तो अर्बन गवर्नेंस जो है, हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन को एक प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर बनाना होगा। एक जगह से दो जगह, जैसे आप सुनते हो कि बैंगलोर में जब मुंबई की फ्लाइट के लिए आप किसी को छोड़ने जाते हो, तो इससे पहले वो बंदा मुंबई पहुंचता है, इससे पहले आप घर पहुंचते हो वो बंदा मुंबई पहुंच जाता है। ठीक है, इतना ट्रैफिक होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अर्बनाइजेशन का मतलब ये होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी और इंप्रूव हो रही है। प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी? जब ट्रैवलिंग में ही आपके डेली 4 घंटे जा रहे हैं। आप ये सोचिए। जो सेकंड अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यू करना चाहते हैं बिल्डिंग आवर मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ, क्लीन टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं हम, क्लीन टेक बिल्ड करना चाहते हैं इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ये भी ऑपरेशनलाइज होना चाहिए एट अर्लीस्ट। हमें कैपेबिलिटीज बनानी होगी टेक्नोलॉजी में जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिशन को टक्कर दे।
ठीक है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, सोलर पीवीज, बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, ये फ्लैश पॉइंट है और ये जियोपॉलिटिकल इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हाइलाइट्स हैं पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया इसी के अराउंड यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। अब अगर यहाँ पे बात करूं मैं, मतलब छोटा सा ही अगर हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, अगर आप बाकी कंट्रीज को भी देखोगे तो उनका फोकस, उनकी सिटीज अगर आप देखोगे तो उन्होंने ऐसे डिजाइन किया है कि आप प्लग एंड प्ले कर सकते हो। आज आपको कोई कंपनी खोलनी है, एक हफ्ते में रेडी है, आपके ऑफिसेज रेडी है, कोई बड़ा परमिट्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और लोग अगर आना चाहते हैं आपके ऑफिस से दूसरे शहर में तो वो दूसरे शहर से आपके यहाँ कम्यूट कर सकता है। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं ये हमें करना होगा और इसके लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाना होगा हर जगह। थर्ड, हमें रिड्यूस करना चाहिए अपने ट्रेड बैरियर्स को। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट एम्बिशंस हैं उसके लिए सिंपल रियलिटी है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इंपोर्ट भी करना होगा एफिशिएंटली। तो कस्टम रिफॉर्म्स बहुत ही बड़े स्केल पे हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आइडेंटिफाई किया, फास्टर क्लियरेंस होना चाहिए, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस होने चाहिए और ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर एक इंसान को एकदम टेररिस्ट की नजरों से देखो इंपोर्ट करते वक्त, अगर कोई कुछ इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये बहुत जरूरी है। और हमारे FTA नेगोशिएशंस फास्ट ट्रैक होने चाहिए। यूके के साथ हो गए हैं, यूरोप के साथ भी हो जाने चाहिए, बाकी देशों के साथ भी हमारे FTA नेगोशिएशंस जो हैं जल्द से जल्द होते हुए हमें नजर आने चाहिए। ये होते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, तो ये बहुत जरूरी है। फोर्थ है इनोवेशन पॉलिसी, और ये रीओरिएंटेड होने चाहिए ग्रांट्स से मिशन ड्रिवन डेवलपमेंट। जैसे कि एक डेडिकेटेड नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए जो प्रोवाइड करता है ग्रांट्स ऑफ $1 मिलियन, मतलब 90 करोड़ तक का, टू 500 एकेडमिक्स फ्रॉम वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज। तो इससे क्या होगा, दुनिया के बेस्ट माइंड्स आपके पास आएंगे। अगर आप उनको 9 करोड़ रुपए दे रहे हो, ठीक है, आप उन्हें मिशन ओरिएंटेड चीजें दे रहे हो कि आपको इस चीज पे वर्क करना है। इसके अलावा एक सबैटिकल प्रोग्राम होना चाहिए जहां पे 1000 एकेडमिक्स आए, सपोर्ट करो इन्हें आप ग्रांट से $1 लाख के विद टॉप अप्स। तो प्रमोट करेंगे नॉलेज ट्रांसफर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कमर्शियल इनोवेशंस भी अगर आप देखेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट है हमारे इनोवेशन इकोसिस्टम में, ओइंग टू अ लैक ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया एंड पार्टनरशिप्स। ग्लोबल मॉडल्स जैसे कि वॉर्विक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप एट यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक एंड यूके, ये पर्टिनेंट एग्जांपल है। तो ये इंडस्ट्रियल रिसर्च करते हैं, डिग्री ऑफर करते हैं और सपोर्ट करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को, एंड उन्होंने पार्टनर किया है एक्सटेंसिवली, ठीक है। ये एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहे हैं टाटा ग्रुप के साथ भी, इंक्लूडिंग थ्रू टाटा मोटर्स। और ऐसे सेंटर्स जो हैं ये नेशन वाइड होने चाहिए इंडिया में, स्टार्टिंग विद द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ना कि फंड करना है रिसर्च को, लेकिन बायर भी बनना है टेक्नोलॉजी का। पुटिंग आउट ग्रैंड चैलेंजेस रखना है यहाँ पे, जैसे सीवेज फ्री सिटीज बनाने के लिए, रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, टू इंडिजिनस क्लीन, अगर आप देखोगे तो इंडिजिनस क्लीन एनर्जी बैटरीज। तो ये सारी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है। और ये आप ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ के लिए बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करो, आप एक छोटा सा फंड बनाओ, रिसर्चर्स को लेकर गाओ, उन्हें अश्योर करो कि हम आपको फंड दे रहे हैं, स्टेबिलिटी है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके करियर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको फंड भी मिलेगा, आप इस पर वर्क करो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, राइट। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिया में 400 से 600 बेसिस पॉइंट है, मतलब 4% से 6%, जो हायर है दूसरी लार्ज इकोनॉमीज से। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कम होगा यहाँ पे, इसके लिए आपको फिस्कल कंसोलिडेशन करना होगा। गवर्नमेंट बोरो करती है अगर साइजेबल चंक ऑफ कैपिटल, चाहे सेंट्रल या स्टेट लेवल पे, जो रिमेनिंग कैपिटल है इकोनॉमी में वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, राइट। क्योंकि बड़ा कैपिटल कौन लेगा, गवर्नमेंट। जो बचा ही इतना कम था तो उसके लिए आप लड़ाई करोगे तो आप ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे। तो इंस्टीट्यूशनल मैंडेट जो है इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट डेट जो है इट इज बॉट अप, जैसे कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो मैंडेट करता है कि 18% जो जितना भी बैंक एसेट है वो हेल्ड होना चाहिए इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सिमिलर प्रोविजंस एक्सिस्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। इनको कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक फेज रोल बैक होना चाहिए ताकि ये कैपिटल फ्री हो और इससे बोरिंग कॉस्ट हमारी कंट्री में कम हो। एंड एट द सेम टाइम जो बॉन्ड मार्केट्स हैं वो और डीप हो रहे हैं, तो विल अलाउ मोर कॉर्पोरेट डेट टू बी रेज्ड थ्रू बॉन्ड्स एज देन लोन्स। तो अब बॉन्ड मार्केट क्या हो रहा है, लोग आप खुद ही जाकर के किसी ब्रोकर से कहीं से बॉन्ड्स खरीद सकते हो जहां आपको कुछ ब्याज मिलेगा, और ये रिलायंस, HDFC ऐसी कंपनीज के बॉन्ड्स होंगे, टाटा के होंगे, L&T के होंगे। तो प्राइवेट लोग जो हाउस होल्ड डेट है वही, जो हाउस होल्ड इनकम है वही फंड कर दे रहा है उस चीज़ को, अगर या फिर इंस्टीट्यूशंस कर दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को यहाँ फंड करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो अगर 8% का ग्रोथ हमें मेंटेन करना है और बीट भी करना है इसे, तो हमें हाई इनकम स्टेटस में अगर जाना है 2048 तक, तो इसके लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, एंड एक कमेंट भी ड्रॉप करना अगर आप कुछ नई चीज़ें देखना चाहते हो तो। थैंक यू।